अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जीडीपी का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैंने तैयार किया है। तो आज का जो लेक्चर है ये कल के लेक्चर से थोड़ा सा इस क्लास में मैंने कनेक्ट करना मुनासिब समझा है कि हमने कल फ्यूचर में प्रेजेंट का इस्तेमाल जो है वो पढ़ा, तो इसलिए मैंने ये समझा कि इसको थोड़ा सा गैर रवायती अंदाज में चलेंगे। मुस्तकबिल के लिए हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं, इसमें प्रेजेंट सिंपल भी शामिल है और कंटिन्यूस भी। उसका क्या फर्क पड़ेगा सेंटेंस मेकिंग? जो कल थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं उसका क्या मानी होगा, और जो प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल किया जाता है मुस्तकबिल के लिए और कंटिन्यूस इस्तेमाल किया जाता है उसका क्या फर्क पड़ेगा फिर। तो यही चीजें जो पहले हमने समझनी थी कि अल्फाज की तब्दीली से क्या क्या फिक्र पे असर पड़ेगा, तो ये उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आज टॉपिक को टेंसेस से हटके है गैर वाक़ई अंदाज में मैंने सीखने का सोचा है कि इसे हम सीख लेंगे कि टेंसेस सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाए, सेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाए और एक ही सेंटेंस को बयान करने के लिए हम कौन कौन से टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने वही चीज ध्यान रखनी है कि ज्यादा से ज्यादा चीज की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा चीज के बारे में समझना है, इसका तजुर्बा करना है, लिख के लिखना है और शौक से चीज को करना ताकि ये हमें समझ आ जाए। और जो इंग्लिश के बारे में हमारे जहन में एक गलतफहमी है कि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, जुबान है, हमें नहीं आ सकती, वो भी इस तरीके से कुछ ना कुछ दूर हो। तो हम टॉपिक की तरफ आते हैं। तो पहले जो मैंने हेडिंग दी हुई है कि प्रेजेंट टेंस फॉर फ्यूचर, तो ये उसी से रिलेटेड होगी कि हम मुस्तकबिल के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। अब पहले जो हेडिंग है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर फ्यूचर अरेंजमेंट्स, ये कल भी हमने पढ़ा था कि मुस्तकबिल की जो अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं, जिसका इंतजाम हो चुका है और हमने उसके तैयारी या उसकी टिकट है या जो भी उसको करने की जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर ली है, अब सिर्फ उसको अमलनामा उस पर करना बाकी है, तो उस वक्त जो है वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैंने दी हुई है कि अब इसमें कन्वर्सेशन है, असद आर यू डूइंग एनीथिंग दिस इवनिंग? Then yes, I am going to a match. The Tigers are playing the Kings. I bought my ticket yesterday. अब इसमें वही चीज है, पहली जो कन्वर्सेशन है उसमें भी उसने मुस्तकबिल के बारे में पूछा कि क्या आप इस शाम कुछ कर रहे हैं। उसने फिर बताया है कि आई एम गोइंग टू अ मैच, मैं एक मैच देखने जा रहा हूँ, और जो आखिरी टिकट हमें मिलेगा इसमें उसकी अरेंजमेंट भी कर ली है, टिकट उसने उसका खरीद लिया। तो इसमें हम ये देखेंगे कि मुस्तकबिल के लिए अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए शर्त क्या होगी? फ्यूचर अरेंजमेंट्स, के उसकी तैयारी भी हो चुकी है, उसके टिकट भी खरीद लिए हैं और सारी तैयारी उसकी मुकम्मल है, अब सिर्फ उस पर अमल करना होगा। अच्छा, अब हम इस फिक्रे के दरमियान में आते हैं। यहाँ पे ये जो फिक्रा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस फिक्रे को अगर पढ़ेंगे तो इसमें मुस्तकबिल का इम्कान बताना उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हम इसको इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेंगे। तो वही जो बात मैंने कही है कि वी हैव टू मेक द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, कौन सा बैकग्राउंड जो हमने पहले पेज में किए थे उसमें भी ये चीज था कि हाउ टू एंटिसिपेट और इंटरप्रेट स्पीच और ट्रांसलेशन। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होगी कि व्हेन वी आर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, वी हैव टू कीप इन माइंड
the simple fact that everything has a different meaning when it is set against a special value. उसमें जब हम एक चीज को लिखेंगे तो वो उसके मानी चेंज होंगे। तो उसी तरह अगर हम इस फिक्रे को इन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट से ज्यादा करके देखें तो इसमें हमें पता ही चलेगा कि ये मुस्तकबिल की बात हो रही है या ज़माने हाल की बात। अब इसमें टाइगर्स है, ये भी एक टीम का नाम है, और जो किंग्स है ये भी एक टीम का नाम है। अब जिस मैच को देखने जा रहा है यहाँ इन दोनों टीमों का मैच है। अब ये दोनों खेल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होगा कि when we are interpreting or translating a sentence separately from the background or context, then it will become very confusing for us to translate. हम समझ सकेंगे वो क्या है, किस माने में है। लेकिन जब हम इसको इसके बैकग्राउंड में इसको समझेंगे, then we can easily understand कि वो मुस्तकबिल की बात हो। इसलिए इसको हम देखेंगे कि जो ये शाम को मैच देखने की जा रहा है और ये मैच ये उस वक्त नहीं हो रहा, ये शाम को ही होगा। लेकिन जब हम इसको इसके साथ ज्यादा करके देखेंगे तो फिर हमें ये कंफ्यूजन होगा। लेकिन जब हम इसको इसके साथ में देखेंगे जो पीछे उसने कहा है तो उसमें भी हमें समझ आ जाएगी कि इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर दैट इज गोइंग टू हैपन दिस इवनिंग, और ये अरेंजमेंट उसने कर। अब हम जैसे पहले कहा इसका यूज हमने देखना है कि यूज इस्तेमाल इसका कहां पे है। ठीक है जी, वही बात जो पहले हमने पढ़ा था कि जो भी हम अभी तक उर्दू फिक्रे के आखिरी के निशानी जो वज़न में लेके आते रहे हैं उसको हमने टोटली अब खत्म कर देना है। वी हैव टू फॉलो द यूजेस ऑफ द सर्टेन सेंटेंसेस के वो उसके इस्तेमाल कहां पे हो सकते हैं वो हमने ज़हन में रखना। अब तो क्या हो जाएगा कि when we are talking about the future arrangement, then we will use present continuous type instead of future indefinite। सेकंड आ जाएगा the present simple जो है simple it means for present indefinite tense for timetable। अब इसमें क्या हो जाएगा, particularly इसमें क्या हो जाएगा when we are talking about some timetable about some traveling, then we will use present indefinite tense। As it is said, I have written this example here. When what time does your train leave tomorrow? अब इसमें is भी इस्तेमाल हो सकता है, but this is for special purpose. When we are talking about the timetable or schedule, and then we will use present simple। अब देखिए आप लोग का सवाल क्या कहते हैं कि 7:23 in the evening, then this train will depart from the train departs from the station and it gets into the hall at 11:23। ये हॉल में इतने बजे दाखिल हो जाती है। That is, you can say we are talking about, we can also say that it is also the timetable। रोजाना ये काम हो रहा है और उसने उस वक्त की खरीदी है, टाइम टेबल उसने बता दिया है। इसमें हम देखेंगे कि when we are talking about the future timetable, future some sort of given time, then we will use present indefinite tense। इसके कुछ और मिसालें भी आप ज़हन रख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप सामने पढ़ के इसको बता देता हूँ। The train leaves at 7:23 tomorrow morning. The match starts at 7:11. Next day is the 13th। अब ये जो चीज हो जाएगी ये हमें फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हमें आगे। इसमें अब ये चीजें रखनी है कि अब दोनों में फर्क थोड़ा सा रख लेना है कि we use the present tense for future when we are talking about a timetable। इसमें कोई ट्रेन का टाइम टेबल है, क्योंकि पब्लिक छुट्टी का टाइम टेबल है, रेजिमेंट का टाइम टेबल है, उसमें फिर हम इस चीज को ले आएंगे। टाइम टेबल यू नो दैट इट्स हैपनिंग रिपीटेडली, वो बार-बार चीज हो रही है। जैसे कॉलेज का टाइम टेबल है, ट्रेन का भी शेड्यूल है, इस तरीके से हम लिखेंगे। लेकिन अगर हम उस माने में लिखेंगे जिसमें आपने सिर्फ एक दफा एक जगह जाना है, लोगों से मिलना है, उस वक्त सिर्फ हम इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम टेबल तो फिर हम क्योंकि वो टाइम टेबल ज़माना माज़ी में भी है, ज़माना हाल में भी है और मुस्तकबिल में भी उम्मीद है कि वैसे चलेगा,
तो फिर हम मुस्तकबिल के लिए सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। We should also keep in mind that when we use present continuous tense, जब हम future arrangement की बात करते हैं, and we use present simple when we talk about the timetable. जो आप समझ चुके होंगे टाइम टेबल से मेरी बात की। अब इससे अगला जो हम पढ़ेंगे be to और be about to। अब ये भी हम मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसका क्या होगा कि we use be to for the events officially arranged। अब मैंने जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको मैंने अंडरलाइन कर दी कि अगर ऑफिशियल अरेंजमेंट कोई चीज होगी, इट्स आल्सो गवर्नमेंट और प्राइवेट व्हाटएवर ऑफिशियली मेड अरेंजमेंट्स, तो दफ्तर की तरफ से है, खास दफ्तर या खास मैनेजमेंट की तरफ से वो चीज आती है, तो उसको फिर हम बी में लिखते हैं। तो जैसे लिखा मैंने कि द प्रेसिडेंट इज टू विजिट इंग्लैंड इन नवंबर, और वहां पे क्या होगा कि ऑफिशियली उसकी अरेंजमेंट कर दी गई है, तो इसीलिए अब ये हम अलग से चीज रख लेंगे। वी कैन यूज बी टू आल्सो फॉर फ्यूचर बट व्हेन इट इज ऑफिशियली अरेंज्ड। सरकारी तौर पे बाकायदा तौर पे जब उसका हम एक टाइम टेबल बना लेंगे, उसका शेड्यूल दे देंगे, उस वक्त हम बी टू इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आएगा बी अबाउट टू। अब इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है, वेरी नियर फ्यूचर, दैट इज जस्ट गोइंग टू हैपन, अभी वो चीज आगे हो जाएगी। तो मैंने मिसाल भी इसकी दे दी है, द प्लेन इज एट द एंड ऑफ रनवे, इट्स अबाउट टू टेक ऑफ। क्या जहाज है वो तकरीबन रनवे के इख्तिताम तक पहुंच चुका है, अब उसके बाद उसे टेक ऑफ है। तो इट मींस वेरी नियर फ्यूचर, जस्ट इन सेकंड्स, माइक्रो सेकंड वो जहाज है वो वहां से उड़ जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीजें ध्यान रखनी है कि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस। पहले मैंने आपसे बात की थी कि लैंग्वेज को जो चीज समझने में आनी चाहिए या जिसको डीपेस्ट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है, तो वी यूज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ सेंटेंसेस, थोड़ा सा फर्क हमें उसमें ज़हन में रखना है। ठीक है, वो भी हम ज्यादा उस चीज को समझेंगे कि इसको जुबान पे ज्यादा विदित करें। अब वही चीज आ जाएगी कि अगर हम इस चीज को समझ लेते हैं कि अगर एक फिगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं, एक फिगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखते हैं, एक फिगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, तो इन तीनों में फर्क क्या है, कहां में वो चीज इस्तेमाल करेंगे। कैन फ्यूचर इंडेफिनिट कवर ऑल द फ्यूचर इवेंट्स, कर सकता है, ठीक है जी, ये हम जानते हैं कि नहीं। और वी हैव टू यूज डिफरेंट टेंसेस फॉर आवर फ्यूचर मीनिंग्स, क्या कहना चाहते हैं, ठीक है जी, ये चीजें हम ज़हन में रखें। तो इसी के मैंने पहले आपको बताया था, हमने इसमें एक थोड़ा सा बनाना है जिसको थोड़ा सा समझ के करें। ये थोड़ी सी माइनर सी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट वी हैव टू मेक सम सॉर्ट ऑफ हैबिट। बार बार हम इसको करेंगे, थोड़ा समझेंगे, तो फिर हमें इसकी बड़ी अच्छे तरीके से समझ आए। अब जैसे पहले भी मैंने आपको इसके एक्सरसाइज जो वो इसके साथ साथ अटैच करके भेज देते हैं, तो अब भी आपने ये चीजें रखनी है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा, एक्सरसाइज भी आपने अपने हाथ से कर दें, और उसके साथ साथ मजीद कुछ फिक्रे जो है जो इसके अलावा आपसे बन पाए, इस रेफरेंस में जो हमने आज का टॉपिक है, जो पहले टॉपिक है, तो वो भी आपने खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, ये मोटिवेशन मैं थोड़ी सी दे सकता हूँ आपको, आपने मोटिवेटेड खुद होना, कुछ सीखने की जो ये लगन अंदर पैदा करनी है कि ये चीज मुझे नहीं आती और ये चीज मुझे आनी चाहिए। एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दिस विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, कि अगर हम जैसे अक्सर मैं कहा करता हूँ कि रिस्क का ताल्लुक नहीं है इस चीज के साथ कि आपको इल्म है या नहीं है, लेकिन इट डजंट मैटर लॉट, बहुत इसका फर्क पड़ता है अगर हम इसको इस नजर से देखें कि इल्म जो है वो क्या चीज है और बे इल्म उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हमें कोई चीज नहीं आती, बाकी जिंदगी में भी हम कोई औखे सौखे होकर कोई चीज सीख ही लेते हैं, तो इल्म के बारे में भी हमें ये जुस्तजू होनी चाहिए कि जो चीज हमें नहीं आती वी हैव टू मेक इट हैपन, हमें आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए,
ताकि हमें थोड़ा सा फर्क पता चले। और अगर हम किसी अच्छी जगह महफिल बैठेंगे, पढ़े लिखे लोगों की महफिल में बैठेंगे, तो वहाँ पे अगर हम नॉलेज अच्छा है, वहाँ की बेस हमारी अच्छी है, तो वहाँ पे फिर एक चीज की वैल्यू आपको पता चलेगी कि नॉलेज हैज नो सब्स्टिट्यूशन, नहीं है उसका मतलब, उसके बदले में कोई भी चीज आपको मिलेगी आप उसके बेच नहीं सकते। तो इसी चीज को प्रैक्टिस करनी है। आज की जो है इसके साथ आपको सक्सेस भी मिल जाएगी। ये प्रैक्टिस करनी ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम इसको सीख सकें। ठीक है, आप कोई भी आपको इस बारे में क्यूरी हो, आप मेरा ये पूछ सकते हैं। और आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस भी चाहिए कि आप जिस तरह से मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही कोशिश से मुझे रिस्पांस दें, ताकि मेरा भी हौसला होता रहे और चलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।